नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर आज प्रस्तुत कर रही हूँ श्री मनोहर सिंह राठौड़ द्वारा लिखित एक कहानी रोशनी के जीव, जिसे उनके कहानी संग्रह मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत करती हूँ यह कहानी रोशनी के जीव। बात उन दिनों की है जब सगाई, विवाह, बारात या पार्टियों में काम लेने को बिजली के जनरेटर नहीं हुआ करते थे। उन दिनों ट्यूब लाइटों व झिलमिलाते रंगीन बल्बों को लिए चलने वाली गाड़ियाँ, जीपें काम नहीं ली जाती थी। केवल गैस बत्तियाँ या हंडे इस मिनख जात के मजदूरों के सिर पर बैठे इठलाते हुए डगमग चाल से चला करते थे। यह जमाना लगातार हवा के झोंकों संग झूलता अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जा रहा है। मानव इस प्रगति की दौड़ में कहाँ से कहाँ जा पहुंचा, मगर मेरे कस्बे में तब तक वे ही मानव शरीरों के सिर पर रखी हुई गैस बत्तियां विवाह व अन्य समारोहों में या जुलूसों की ज़रूरतें पूरी करती और प्रकाश के साथ साथ शोभा बढ़ाने के काम आती रही। मनुष्य मरते रहते हैं, फिर भी वैसे ही नाक नक्श के मजदूर न जाने कैसे जन्म ले लेते हैं। अगर ये नहीं हो तो ये गैस बत्तियों के हंडे कौन उठाए? मैं उसे कई वर्षों से जानता हूँ। यदि आप मेरे कस्बे में कभी आए हैं तब वह आपकी निगाहों के सामने ज़रूर आया होगा। आप उसे जानते अवश्य होंगे। उस शाम की बात है जब घासीराम जी सेठ का बेटा दूल्हा बना। घोड़ी पर चढ़ा हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। घुड़चढ़ी की रस्म हो रही थी। लगभग सारा कस्बा वहीं भिनभिना रहा था। वह भी वहीं था। अक्सर वह बारातों, जुलूसों में दिखाई दे जाता है। हंसता डगमगाता वह चल रहा था। वह क्यों हंस रहा था, इस रहस्य को पूरी तरह वह स्वयं भी नहीं जानता था। इस हंसी का मालिक वह नहीं है। हंसी को छोड़िए, पैरों की गति, हाथों की पकड़, चेहरे की विभिन्न चेष्टाएं, आंखों से देखना तथा आंखें झपकाना, इन सभी क्रियाओं पर उसका कोई अधिकार नहीं है। लोग बताते हैं वैसे ही चलना, बोलना, उठना बैठना वह निरंतर करता रहता है। एक प्रकार से कठपुतली नुमा उसका जीवन है। आनंद से हिलोरें लेते इस संसार में उसका अपना कौन है? यह सवाल बिखरे छप्पर की झोंपड़ी के घोर अंधकार को बिटर बिटर ताकते उसकी आंखों में अनेक बार उतरता रहा है। यह सवाल उसके चारों ओर कुंडली मार लेता है। कई सवाल केवल सवाल ही हुआ करते हैं, उनके जवाब नहीं होते। जवाब तलाशने के लिए कोई कितना ही सिर पटकता रहे, मगर वे सवाल मंदिर के घंटे की तरह घनघनाते हुए खोपड़ी में हथौड़े की तरह निरंतर चोट मारते रहेंगे। जवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। वे सवाल बस भाले की नोक की तरह सामने अड़े रहते हैं। हाँ, तो वह हंसता डगमगाता चले जा रहा था। कुछ दूरी पर औरतों व जवानी की चौखट पर कदम रखती लड़कियों के बीच होती लटक मटक को वह अपलक निहार रहा था। यूं एकटक देखना उसे अच्छा लगता है। अच्छा ही क्या, यह उसकी आदत बन चुकी है। गैस बत्ती का हंडा सिर पर उठाने का काम स्वीकार किया उन दिनों शुरू में उसे सिर में जलन महसूस होती थी। सिर से उठती गर्मी की लहरें पैरों तक पहुंच जाया करती थी। वह पसीने में तरबतर हो जाता। केरोसिन तेल से उठते हुए भभके से सिर चकराकर दिल घबराने लगता। मजदूरी का काम निपटाकर आधी रात को घर पहुंचने पर वह सोचता, अब अकेले जीव के लिए कौन टिक्कड़ सेके, और वह एक गिलास पानी गटक कर सो जाता। किसी किसी बारात में कुत्तों, भिकमंगों की पंगत में बैठे
इन हंडे उठाने वालों को सब्जी पूड़ी मिल जाती है। मिठाई के लिए तरसती निगाहों से देखते हुए बार बार आग्रह करने पर कोई दयावान व्यक्ति इन लोगों की 3 पुश्तों को गालियां देने के बाद लड्डुओं के कुछ टुकड़े सामने बिखेर जाता है। लड्डुओं के स्वाद में हवड़ दबड़ खाते ये भूल जाते हैं कि अभी अभी गालियों से सत्कार किया गया था। सिर की जलन को मिटाने का तरीका एक दिन उसके साथी चंपालाल ने बताया। यार, तू फुदकती हुई परियों को देखा कर, इससे सारी तकलीफें मिट जाएंगी। कोई जूते तो नहीं मारेगा? उसके इस सहमे हुए सवाल को चंपालाल ने हंसी में उड़ा दिया। अरे मूर्ख, देखने में क्या जुर्म है? तू एकदम उल्लू है। उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं हुआ। सहमते डरते हुए वह इस तरीके को काम लेने लगा। सचमुच भीड़ में उछलती परियों सी औरतों की ओर ताक झांक में उसे सिर की जलन का पता ही नहीं चलता। कुछ समय बाद यह उसकी पक्की आदत ही बन गई। हाँ, तो उस दिन वह मुस्कुराता चले जा रहा था। अचानक उसकी हंसी होठों में दबी हुई रह गई। ऐसा लगा जैसे कोई नंगी पीठ पर सटाक सटाक चाबुक फटकार रहा हो। ओ हांडे, औरतों को क्या देख रहा है? पहले अपना चौखटा देख। इत्र की महक में मदमस्त एक व्यक्ति औरतों की ओर अश्लील हरकतें करता हुआ उसे फटकार कर ही हंसता आगे बढ़ गया। ये कड़वे बोल उसके मन पर गर्म तेल की छींटों की तरह आ लगे। झुलसी हुई चमड़ी की उसकी डरावनी शक्ल को देखते ही लोग अपनी बात को बीच में ही छोड़कर उसे देखने लगते हैं। उसके बारे में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। बच्चे उसे दूर से देखकर भयभीत हो जाते हैं। जिस दिन उसकी शक्ल के लिए कोई कुछ कह देता है, उसके कलेजे में टीस उठने लग जाती है। सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस बीते हुए मनहूस दिन की वह घटना उसकी आंखों के आगे चकर घिन्नी खाने लग जाती है। पुराने सड़े घाव की पीड़ा जैसी कलेजे में हुक उठती है कि वेश्यावृत्ति भी पर्दे की आड़ में होती है और उसकी बेइज्जती तो बाजार के बीच में हो गई थी। जब कभी वह घटना याद आती है, उसकी आंखों के आगे निबिड़ अंधकार पसर जाता है। घटना घटी थी उस दिन वह बख्शीश में मिली कमीज में बन ठन कर निकला था। बहुत दिनों बाद उसे साबुत कमीज पहनने को मिली थी। सिर पर हंडा उठाए हुए दूल्हे की घोड़ी से सटा हुआ चलता वह आनंदित हो रहा था। उसके सिर पर रखी हुई बत्ती से दूल्हे का चेहरा चमक रहा है। इस बात को सोचते हुए वह खुश था। बहुत सारी फोटोएं खींची गई। दूल्हे के साथ उसकी फोटो खिंच गई होगी। इस विचार से वह झूम उठा। लाला जी को कहकर वह अपनी फोटो एक बार देखेगा। हो सकता है लाला जी वह एक फोटो उसे दे देवें। इन विचारों की चमक में उसे जीवन में पहली बार हंडे उठाने का काम इज्जत वाला लगने लगा। नाचने वाली उससे ठीक 2 गज की दूरी पर नाच रही थी। बच्चे, बूढ़े और गबरू जवान सभी उस नाच के चारों ओर एक दूसरे को धकियाते नजदीक से देखने को उतावले थे। नाचने वाली लट्टू की तरह झूम झूम कर नाच रही थी। वह मुस्कुरा रहा था। इससे अधिक खुशी वह अपने जीवन में और क्या सोच सकता था। ये गिने चुने खुशी के क्षण वह सहज रूप से नहीं भोग सका। अचानक उसकी बत्ती बक बक करती मंद पड़ गई। बुझती बत्ती का दूल्हे के पास क्या काम? उसे पीछे धकेलने को 2-3 लोग एक साथ झपटते हुए आगे आए। उसने बत्ती को जल्दी से ठीक करने का उन्हें भरोसा दिलाया। मालिक, अब भी ठीक हो जाएगी। उसकी बात पूरी होने से पहले उससे आधी उम्र का एक लड़का सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाता गरज उठा। ओ खुसट, ज्यादा बकबक मत कर, तू पीछे मर। सांझ से मन में सुगबुगाते स्वप्न धराशायी हो गए। वह एकदम उदास हो गया। डगमगाते पैरों को घसीटता हुआ पीछे सरकने लगा। भीड़ की सारी आंखें उसे कोंचती दृष्टि से देखने लगी। सारी जीभें
एक एक कर उसे टोकने लगी। ठेकेदार की सारी बत्तियां खटारा हैं। इसका वह क्या करे? इस सत्य को भीड़ में कौन समझे? क्या बड़ा, क्या छोटा? भीड़ का हर एक व्यक्ति अपना अपना ज्ञान बघाड़ने लगा। कोई कहने लगा, हरामी, पूरे पैसे लेगा, फिर यह बुझने वाली बत्ती क्यों लाया? दूसरा बोला, दुकान से ठीक तरह देखकर नहीं लाया, आंखें फूटी हुई हैं क्या? सभी के ताने वह चुपचाप ठुंठ बना सुनता रहा। इन सभ्य कहे जाने वालों को पलटकर जवाब देने का मतलब और अधिक गालियां सुनो। इन लताड़ भरे शब्दों की मार से बिलबिलाते उसने हंडा उतार कर नीचे रखा और उसे ठीक किया। दोबारा तेज गति से चलता हुआ भीड़ में जा मिला। अब बारात के पीछे पीछे चलना पड़ रहा था। दूल्हे के पास उसका प्रतिद्वंदी रावत पहुंच गया। इस विचार ने उसे अत्यधिक विचलित कर दिया। उसके तन बदन में आग लग गई। बारात के पीछे की ओर कुछ बाराती शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। कोई उसे आगे जाने का कह रहा था, अबे आगे जा, गैस बत्ती से निकलती गर्मी हमारे लिए लाया है क्या? कोई उसे पीछे सरकने का कहकर गालियों की बौछार कर रहा था। कोई उसका हाथ पकड़कर एक ओर चलने की सलाह देता धकिया रहा था। वह इतने लोगों की अलग अलग राय से हक्का बक्का बेबस हो गया। बारात बड़े चौक में पहुंची। तब दूल्हे के ऊपर से रेजगारी फेंकी जाने लगी। यह देखकर वह सचेत हो गया। उसे याद आया कि पिछले वर्ष एक शरारती बच्चे ने पत्थर फेंककर उसकी बत्ती का कांच चकनाचूर कर दिया था। तंगी के उन दिनों में ठेकेदार ने 3 दिनों की मजदूरी काट ली थी। ऊपर से बेहिसाब गालियों से आदर सत्कार किया वह अलग। काफी दिनों तक आधे पेट भूखा रहकर उस घाटे को पूरा किया। ठेकेदार से बदला लेने की आग कलेजे में भड़की, मगर वह मदद के लिए किसे पुकारता? चुपचाप अपने को समझाकर धंधे में ध्यान लगा दिया। उस दिन उछलते हुए सिक्के सड़क पर गिरते खनखना रहे थे। वह ऊपर अपनी बत्ती की ओर पूरा ध्यान लगाए सावधानी पूर्वक आगे कदम बढ़ा रहा था। उसके आसपास बाराती शराब में झूमते धक्कम पेल मचा रहे थे। शराबियों से बचने के चक्कर में उसे एक पत्थर की ठोकर लगी और धड़ाम करता जमीन पर कटे पेड़ सा गिरा। हंडा चकनाचूर हो गया। उस पर गिरे तेल और कांच के गर्म टुकड़ों से मुंह झुलस गया। आंखें बंद हो गई। छिले हुए घुटने व कोहनियों को हिला डुलाकर उठने का उसने व्यर्थ सा प्रयास किया। उसके उठने से पहले उसे गंवार, गधा, पाजी, हरामी कहते हुए समाज के समझदार कहे जाने वाले लोगों के बूटों की ठोकरें दनादन पड़ने लगी। एक बोला, हरामजादे, आंखें खोलकर नहीं चलता। दूसरा बोला, साला, खा खा कर मुस्टंड हो रहा है, हमारे कपड़े बिगाड़ दिए, इनकी धुलाई अब क्या तेरा बाप देगा? अपनी अथाह पीड़ा को भुलाए वह गिड़गिड़ाने लगा, अरे माई बाप, भूल हो गई, माफ करो, आपके पैरों पड़ता हूं। लोगों के पैरों को हाथ लगाने को उसने हाथ आगे बढ़ाए थे। उन हाथों को पैरों से रोंदते, ठोकर मारते हुए लोग आगे बढ़ गए। बाजार के बीच पड़ी मार से बिलबिलाते कलेजे व आहत मन से वह पीपल के पत्ते सा थरथराने लगा। लोग आगे बढ़ते गए और वह वहां धरती पर अकेला पड़ा छटपटाता रह गया। धूमधाम से नाचती टोली व झमाझम बजते बाजों के साथ जाती बारात को वह आंखें फाड़े टुकुर टुकुर देखता रहा। ठेकेदार के बाड़े में जाकर हंडा जमा करवाना पड़ेगा, यह सोचकर वह कांप उठा कि ठेकेदार पूरा कसाई है। माँ बहन की गालियां बकेगा और मारपीट भी करेगा। गालियों और मारपीट से क्या फर्क पड़ता है? इतने वर्षों में वह सहन करना सीख गया, लेकिन पैसे कितने काटेगा, यह चिंता सताए जा रही थी। किसी तरह कराहते हुए उठकर उदास मन से पैर घसीटते हुए वह चल पड़ा। हाथ पैरों के घावों से उठती टीस से ज्यादा पीड़ा
उसे अपने दुश्मन रावत के बारे में सोचकर हुई। रावत को आज अवसर मिल गया। उसने मन की कई बातें मिलाकर अपने मन की कई बातें मिलाकर रावत बढ़ा चढ़ाकर लोगों को सुनाएगा। रावत से हर बात में वह हमेशा आगे रहा, मगर अब उसके सामने गर्दन नहीं उठा सकेगा, उससे नजरें नहीं मिला सकेगा। दूल्हे के पास अपनी बत्ती लेकर पहुंच गया हरामी। ऐसा सोचते ही उसके दांत किटकिटाने लगे, आंखों से अंगारे बरसने लगे। वह जब बाड़े में पहुंचा, वहां ठेकेदार नहीं मिला। मन में उदासी लिए गर्दन झुकाकर उकड़ूं बैठ गया। बाड़े के नौकर चाकर उसे घेर कर चारों ओर बैठ गए। उसे देखते हुए सारी बातें पूछने के बाद हंसते हुए उठकर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। घावों से रिश्ते खून को भूलकर वह ठेकेदार की नाराजगी का अंदाजा लगाते हुए बार बार घबराहट के मारे कांपने लगा। बहुत से नौकरों के सामने अपना दुखड़ा रोने के बाद एक लड़के ने हल्दी घी का फाहा लगा दिया। ठेकेदार रुआबदार चाल से अकड़ कर चलता हुआ आया और अंधेरे में ही उसे झट से पहचान कर चिल्लाया, अरे मुर्दे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओहो, नए वाला हंडा फोड़ लाया। आज ज्यादा बत्तियों की जरूरत थी, तूने एक और कम कर दी। उठा इस कटारे को, नई लाकर जमा करवा देना। इन उलाहनों के बीच में कभी धीरे कभी जोर से भद्दी भद्दी गालियां सुनाता गया। वह सिर झुकाए सुनता रहा। रोते हुए ठेकेदार के पैरों में गिर पड़ा। ठेकेदार गुर्राया, जा जा, मेरा टाइम खराब मत कर। तेरे को आगे से मैं काम पर नहीं रखूंगा। अपना बंदोबस्त और कहीं कर ले। ये सारी बत्तियां फटाफट साफ करवा, फिर बता दूंगा कितने पैसे भरने पड़ेंगे। सजा के रूप में सारी बत्तियों की सफाई करने के बाद अकड़ी हुई कमर लिए वह उठा, तब रात के 2 बज गए थे। घावों की पीड़ा से ज्यादा कमर में दर्द होने लगा। सारा शरीर पके फोड़े की तरह चबक मारने लगा। भूख और पीड़ा से व्याकुल वह संज्ञा शून्य बना घर की ओर चल पड़ा। ठेकेदार 15 दिनों की दिहाड़ी काटेगा, इस फैसले से मन कुछ हल्का हो गया। बत्तियों की मुफ्त में सफाई करने के बाद ठेकेदार को किसी तरह मना लिया, वरना उसने काम देने से साफ मना कर दिया था। यह बात वह मन ही मन दोहराए जा रहा था। काम बिना काया को किराया कहाँ से मिलता? चलो, 15 दिनों को बीतते क्या देर लगती है। इस विचार के आते ही उसके पपड़ाए होठ हंसने के लिए थोड़ा हिले, मगर अंतड़ियों तक उठने वाले दर्द से होठ फिर से स्वतः बंद हो गए। घर पहुंचने के बाद वह खटिया पर पड़ा आंखें फाड़े आकाश की ओर ताक रहा था। वह सोचने लगा, ठेकेदार नखरे क्यों नहीं करेगा? शहर के सभी भिखमंगों ने यह धंधा शुरू कर दिया है। दिन में भीख मांगो और रात में हंडे सिर पर उठाओ। इन हरामजादों के कारण यह सारी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। मजदूर टके के 3 मिलने लगे हैं। ऐसी उदासी मन में लिए चसकते बदन उसने बची हुई रात को परे धकेल दिया। सुबह का सूरज निकला, लेकिन दिन का उजाला उसके लिए उजाला न रहा और न उजियारे में दिखाने लायक अब उसका चेहरा रहा। चेहरे की रंगत व नाक नक्श बदल जाने के बाद मजदूरी मिलने में कठिनाई हो गई। लोग छांट कर दूसरे मजदूरों को पहले ले जाते। सभी का नंबर आने के बाद जरूरत पड़ने पर दया दिखलाकर उसे ले जाते। उसके मन में एक बात की चिड़चिड़ाहट रहती कि पैसे मेहनत के मिलते हैं, फिर इस मेहनत में दया की जरूरत क्यों पड़ती है? रोशनी बत्तियों से होती है, लेकिन मजदूरों की नाक नक्श डील डॉल देखकर लोग क्यों ले जाते हैं? यह बात आज तक वह नहीं समझ सका। हंडा सिर पर उठाए उठाए मनुष्यों जैसे कई सपने उसके मन में कुलबुलाते हैं। मानव रूप में जीने वालों के छोटे बड़े सपने तो आसानी से आ ही जाते हैं। इन सपनों के रहते जीव मदमाता है। कई बार उसने खुद के विवाह के बारे में सोचा। मुझ करम जले को कौन अपनी लड़की देगा?
पता नहीं कैसी छोरी आएगी, घर बसाने पर 50 चीज़ें चाहिए, आने वाले को क्या खिलाऊंगा, रोटी का अभी से टोटा रहता है, फिर क्या गत बनेगी। इन सवालों की उथल पुथल में मन कभी उसासे लेता है, कभी प्रसन्न होता है। सपने बुनने की खुशी के ये इन्हीं गिने क्षण स्थायी नहीं रहते। लोग उससे ये क्षण बाज की तरह झपट लेते हैं। भीड़ में से कोई इन मीठे क्षणों के तार तोड़ देता है। बत्ती हमारे ऊपर गिराएगा क्या मुर्गे? लोगों की व्यंग्यात्मक हंसी के साथ विवाह के बारे में मन में उठने वाली कोमल बातें पानी में डुबकी लगा जाती हैं। हर किसी को घोड़ी चढ़ा हुआ देखकर काया कसमसाने लग जाती है। आंखों के सामने नाचते गाते, उछलते, मौज मस्ती करते, चमाचम चमकते कपड़ों में इतराते लोग और उसकी खोपड़ी पर भक भक करते हुए हंडे का भार उसे भीतर तक कचोट जाता। बेढंगा चेहरा, बिगड़ा रूप रंग होने के बाद विवाह के स्वप्न कहीं बहुत पीछे अंधेरे में खो गए, उससे काफी दूर छूट गए। अब विवाह के लिए सोचना व्यर्थ लगता है। विवाह करने के बाद आने वाली को दाल रोटी नहीं खिला सकता। दूसरी बात, इस डरावने चेहरे को अपनी छोरी सौंपने को कौन तैयार होगा। उसके नंगे पैरों में फटी दरारें सभी को दूर से दिखाई दे जाती हैं, मगर उसके कलेजे की दरारें आज तक किसी ने नहीं देखी। बचपन में उसे कभी कभी माँ लाड़ प्यार में दुलारती, सुंदर लाल, ओ बेटा सुंदर, आजा, तेरे जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। फिर अकेला होते ही शीशे के सामने खड़ा हो जाता, बार बार स्वयं को निहारता, सचमुच मैं इतना सुंदर हूं क्या? माँ जब मेरे बारे में इतनी बातें कहती हैं, उसमें कुछ सत्य तो जरूर है। बड़ा होकर मेरा लाडला अफसर बनेगा। माँ जिस दिन यूं कहती, वह सारे दिन उछलता घूमता। अफसरों की सुविधाएं, आराम आंखों के आगे नाचने लग जाते। माँ द्वारा बताए गए सारे काम उस दिन वह खुशी की झोंक में किए जाता। माँ की मौत के साथ वह अफसरी जाती रही। अब उसे यूं कोई नहीं दुलारता। अब नाम पता उड़न-छू हो चुका है। कभी उसके मन में एक प्रश्न उठता है, सचमुच उसका कोई नाम है क्या? हर कोई ओ, ए, सुन बे, ए आदि संबोधनों का प्रयोग उसके लिए करता है। कोई कोई तो ओ बुड्ढे, ओ ठोंट, ओ हंडे कह देता है। उस दिन सारे शरीर में अंगारे फूटने लगते हैं। रोटी की भूख नहीं रहती और नींद कोसों दूर सरक जाती है। शरीर में कसमसाहट होती है। शारीरिक कुरूपता मन को चीर कर रख देती है। इस बेहूदे धंधे को उसने स्वयं चुना हो ऐसी बात नहीं है। अपनी पसंद की जिंदगानी चुन लेना हर किसी के हिस्से में नहीं होता। थोपी हुई जिंदगी को हम जिंदगी नहीं कह सकते। वह तो बोझ होती है, उसे बंधुआ मजदूर की तरह जी लेना पड़ता है। उसके वश में स्वयं का शरीर नहीं है, न शरीर की किसी हरकत पर उसका अपना अधिकार। इन ऊट पटांग बेहूदे नामों से तो बेनाम रहना अच्छा, मगर आपसी बोलचाल के लिए यह दुनिया बेनाम नहीं रहने देती। उसकी आज तक कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर यह इच्छा कैसे पूरी होगी? आप लोग तपती सड़क पर उल्टे पड़े तिलचट्टे की हालत से उसकी तुलना कर सकते हैं। वह जी रहा है, दूल्हे सजते संवरते आए दिन विवाह बंधन में बंधते जा रहे हैं। वह देखता है, लगातार देखता रहता है। उमस तपती गर्मी में पसीने से लथपथ वह सिर पर जलता गैस बत्ती का हंडा उठाए चलता जाता है। वह अपने भीतर धीमे धीमे सिगरेट सा सुलगते हुए राख बनता जा रहा है। एक दिन ऐश ट्रे की तरह उसके शरीर को शमशान में झटक दिया जाएगा। उसने जन्म क्यों लिया, यह सवाल किससे करे? मनोहर सिंह राठौर जी की यह सुंदर कहानी अभी आपने सुनी।
यह कहानी 1983 में गोरबंद पत्रिका के प्रवेशांक में प्रकाशित हुई थी। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।